हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है कृष्णा स्टडी पॉइंट पर। आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ में एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा 2019 में ही तैयार हो चुका था, तो उसकी मुख्य विशेषताएँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से जारी की गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे विरोधाभास पॉइंट्स हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन भारत में स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या हम ये कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व डेवलपमेंट में, यानी उसके पर्सनल डेवलपमेंट में स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हम बेसिक चीज़ें स्कूली शिक्षा से ही सीखते हैं, प्री स्कूलिंग से सीखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा के बारे में हमें अवगत कराती हैं। चलिए अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में 2020 में ये लागू होने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं अगर इनकी विशेषताओं के बारे में बात करूं, तो इसका पहला लक्ष्य 2025 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का बिंदु रखा गया है। जिसमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहला तो आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि प्री स्कूलिंग जो होती है बच्चों की, यानी 1 से 3 साल तक की जो एजुकेशन होती है, नर्सरी, LKG, UKG, ये आपकी आंगनवाड़ी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, नए प्री स्कूल खोलना। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक होना। और चौथा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार। अब मैं इसमें आपको इजीली बता पाऊँ कि जो नए प्री स्कूल खोलने का मतलब है कि अभी जो स्कूल हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप करना और नए प्री स्कूल खोल देना। तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार की बात करें तो इसमें अभी तक क्या मिड डे मील योजना या जो भी ऐसी व्यवस्थाएं थी आंगनवाड़ी केंद्र में और माध्यमिक विद्यालयों में भी, तो उनमें केवल मध्याह्न भोजन मिलता था। अब उसके साथ नाश्ते में भी कुछ चीज़ें देने का विचार प्रस्तावित रखा गया है। दूसरा पॉइंट है 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता या संख्यात्मकता प्रोवाइड कराना। इसका पहला पॉइंट, भाषा या गणित गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान देना, क्योंकि मूलभूत चीज़ भाषा है हमारी। और प्री स्कूलिंग में तो ये और भी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा बहुत तेज़ी से भाषा सीखता है या मातृभाषा सीखता है, तो उस जगह हम बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और गणित गुणवत्ता यानी जो संख्यात्मकता है, यानी बच्चों को गिनती आना, काउंटिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, ये एक दूसरा इसका है कि जो भी टीचर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी तरीके से स्कूल की तैयारी का मॉड्यूल, उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम और शिक्षक छात्र का अनुपात, जो हम कहते हैं कि कितने छात्रों पर एक शिक्षक आवश्यक है, उसको हम शिक्षक छात्र अनुपात कह रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल में बहुत ही ज़्यादा हम खराब नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 बच्चों पे, 40 बच्चों पे एक शिक्षक है। तो इसको 1:30 से भी कम करने की कोशिश इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। अब हम बात करेंगे नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की। जो नीति 1968 में सबसे पहली बार आई थी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, और फिर 1986 में उसमें मूलभूत बदलाव बहुत सारे आए थे। और 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें 10+2 माध्यम से शैक्षणिक संरचना दी गई थी। इसका मतलब ये है 10+2 का कि 1 से लेकर 10 तक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में समान प्रकार से शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। तथा 10th के बाद विषयों का चुनाव करने के लिए आर्ट, कॉमर्स और साइंस, इन 3 स्ट्रीम में बच्चों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता था। यानी कुल मिलाकर बच्चे उन 3 कैटेगरी सिस्टम में से ही कोई एक चूज कर सकते थे। अब नए पाठ्यक्रम को थोड़ा बदल दिया गया है, और वो क्या कर दिया गया है वो मैं बताता हूँ। इसको 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं और अभी समझाता जाऊँगा। इसमें एज 3 to 18 ईयर्स रखी गई है। बेसिक
स्टेजेस इसकी क्या हैं या मूलभूत चरण इसके क्या हैं, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 2, और इसमें प्रारंभिक चरण क्या हैं, ग्रेड 3 to 5। यानी ये ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम 1 ईयर के बच्चे की बात कर रहे हैं, 2 ईयर के बच्चे की बात कर रहे हैं, 3 ईयर्स के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो यानी पहले वो नर्सरी, फिर LKG यानी लोअर KG, फिर UKG यानी अपर KG, उसके बाद वो मूलभूत चरण में आएगा यानी वो क्लास 1 और 2 करेगा। ये 5 ईयर्स का उसका पाठ्यक्रम हो गया। इसी तरीके से जब हम 3 to 5 की बात करते हैं तो ये 3 स्टेज का एक चरण हो गया। इसी तरीके से जब हम मध्यम चरण की बात करते हैं या मीडियम स्टेज की बात करते हैं तो वो 6 to 8 है। और फिर माध्यमिक चरण जिसे हम ग्रेड 9 to 12 कह रहे हैं या क्लास 9 to 12 कह रहे हैं, उसमें हम बच्चों को जो भी सब्जेक्ट हैं उनको चयन करने की आज़ादी देंगे। अब हम पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को बहुत ही भाषा दक्षता के साथ, वैज्ञानिक स्वभाव वाला, सौंदर्य बोध कराने वाला, नैतिक तर्क देने वाला और डिजिटल साक्षरता को साथ में लेने वाला बनाया जा रहा है, जिससे भारत का ज्ञान और सामयिकी का विकास भी बच्चों में हो सके। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को भी सभी भाषाओं में संशोधित किया जा रहा है तथा भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें भी लाई जा रही हैं, जिससे कि एक लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन हो सके। अब हम चलते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, जो कि कैबिनेट मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कर दी गई है, ये चर्चा में क्यों है। देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। और मैंने जैसा कि पहले बताया था कि 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। यानी ये कि ये बहुत लंबा समय था जिसमें हमने 1986 के बाद 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया है। अगर हम इसके आगे बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 1968 और 86, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1968 में हमारी पहली शिक्षा नीति बनी थी और 1986 में उसमें मूलभूत चेंजेस भी किए गए थे। उसके 34 साल बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस समिति ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था, उसके अध्यक्षता या उसके प्रमुख कहें तो वो पूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे, जिन्होंने अध्यक्षता की समिति की और एक मसौदा तैयार करके दिया। अब हम आगे चलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि अब आ चुकी है, तो उच्च शिक्षा में उसमें क्या क्या सुधार हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं, इन पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ऑन हायर एजुकेशन एंड एडवांटेजेस, उसके लाभ क्या हैं। अब हम इसको आसान भाषा में समझेंगे। अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, पढ़ ली, अब हम इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि इसमें चेंजेस क्या हैं और इसके आसान से लाभ क्या हैं। देखिए, पहला लाभ तो हम ये कह सकते हैं कि अब उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा या जब कोई विद्यार्थी किसी एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, मान लीजिए कोई बीटेक में प्रवेश ले लेता है, तो वो 1 साल करने के बाद अगर ड्रॉप आउट करता है तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल उसकी ख़राब हो जाएगी। वो अगर कहीं दूसरी जगह भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो उसका क्रेडिट उसे मिल पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 4 साल का कोर्स है तो पहली साल अगर वो करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरी साल अगर वो करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरी साल वो करता है क्लियर तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, और चौथी साल भी अगर कंप्लीट कर देता है तो उसे रिसर्च डिग्री दे दी जाएगी। अब चलते हैं आगे। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को एमफिल नहीं करना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे पुराने समय में अभी तक क्या होता था कि ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको अगर रिसर्च में जाना है तो आप पहले एमफिल करते थे, फिर पीएचडी में आपको एडमिशन मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सीधे ही ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के स्नातकोत्तर के बाद डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में पा सकेंगे। अब कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी उनको स्वायत्तता दी जाएगी जिससे कि अपना प्रबंधन कर सकें। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा,
जो भी टीचर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटरिंग के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा, यानी अभी तक जो यूजीसी, एआईसीटीई जो शामिल हैं, इनकी जगह पर यानी इनको प्रतिस्थापित करते हुए एक हायर एजुकेशन के लिए एक नियामक बनाया जाएगा, यानी एक आयोग बनाया जाएगा और वही इसका रेगुलेटर रहेगा। अब इसमें एक चीज़ है जिसको मैं बताता जाता हूँ, क्योंकि इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ की स्थापना होगी। एनआरएफ की स्थापना इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हम, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, वैज्ञानिक दक्षता को ज़्यादा ऊपर हम रखना चाहते हैं, जिसके लिए हमें रिसर्च के कैंडिडेट्स की आवश्यकता ज़्यादा है और इस पर भारत सरकार काम कर रही है, जिसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। जिससे क्या होगा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई है, लेकिन अब इसको नाम को बदलने का भी प्रस्ताव दे दिया गया है। अब इसका नाम वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। शिक्षा यानी टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाना है। इसके थ्रू तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ई कोर्सेज 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, जिससे कि अधिकतर जो क्षेत्रीय भाषाएं जो प्रमुख हैं उनमें आपको ई कोर्सेज मिल पाएँ। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF की स्थापना की जाएगी। इसी तरीके से अगर हम NRF के बारे में बात कर लें तो NRF एक फाउंडेशन है, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जो रिसर्च पर काम करेगा या रिसर्च के बच्चों के लिए काम करेगा। तो ये एक स्वायत्त निकाय है और संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसमें सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान देने का कहा है और अगले दशक में उत्तरोत्तर वृद्धि भी की जाएगी। फाउंडेशन के काम के दायरे में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होंगी। एक, प्रतिस्पर्धी सहकर्मी समीक्षा आधारित प्रक्रिया के माध्यम से सभी विषयों में रिसर्च का अनुदान और देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च क्षमता का निर्माण। तीसरा, अनुसंधान विश्वविद्यालयों के माध्यम से बीजारोपण अनुसंधान के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहित करना और निर्माण करना। राज्य विश्वविद्यालयों में मौजूदा शोध बढ़ रहा है। डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप को भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योग के बीच लाभकारी संबंध बनाने के लिए भी इसको स्थापित किया जा रहा है। विशेष पुरस्कारों, सेमिनारों के माध्यम से उत्कृष्ट शोध को मान्यता देने के लिए भी इसका स्थापना की जा रही है। और NRF के पास शुरुआत करने के लिए 4 प्रमुख विभाग होंगे, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज साइंस, कला और मानविकी, ये सब्जेक्ट रहेंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसमें लीगल और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी उच्च शिक्षा सम्मिलित की गई है। तो जैसा कि इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत का उच्च शिक्षा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो UGC और AICTE की जगह लेगा। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम यानी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी, उनको मेन सिलेबस में ही जोड़ा जाएगा। और जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर अभी तक भारत ये कहता आया है कि हम 4.5% का GDP का हिस्सा खर्च करेंगे, लेकिन वो अचीवमेंट हो नहीं पाया। तो अब एक और एजुकेशन सिस्टम पे GDP का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो फिलहाल तक 4.43% था। MPhil को समाप्त कर दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है, जैसा मैंने अभी बताया था। और अब रिसर्च में जाने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री के बाद 1 साल का स्नातकोत्तर करके PhD में प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का इसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। पहले स्ट्रीम के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो संगीत भी पढ़ सकते हैं, जो छात्र ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं वो साइंस भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अब सभी प्रकार के विषयों को चयनित करने के लिए
छूट प्रदान की गई है जो कि पहले नहीं थी। पहले केवल 3 ही विषयों के अंतर्गत हम पढ़ सकते थे, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। अब ये चीज़ नहीं है। चौथा पॉइंट, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने तक का लक्ष्य रखा गया है तथा 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ने का भी प्लान बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन होती है उसमें 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाना है। अब इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का क्या मतलब है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब ये है कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनमें से मिनिमम 50 बच्चों का एडमिशन हायर एजुकेशन में होना चाहिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 100 में से 40 बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 40 होगा। तो इसको 50% करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 3.5 करोड़ नई सीट भी उच्च शिक्षा में जोड़ने की योजना बना ली गई है। अब हम पॉइंट बी पर चलेंगे, स्कूली शिक्षा में बदलाव। जैसा कि मैंने बेसिक अभी आपको बताया था, अब हम उसका एनालिसिस करेंगे। पहला, स्कूलों में जो 10+2 का फॉर्मेट था अब उसे बदल दिया गया है। अब नया फॉर्मेट 5+3+3+4 फॉर्मेट में आएगा। इसके तहत क्या होगा? पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल यानी नर्सरी, LKG और UKG, उसके बाद 2 साल यानी कि फर्स्ट और सेकंड, 2 फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी और उसके बाद दूसरी होगी। ये 5 साल का चरण हो गया। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक के 3 साल शामिल होंगे और इसी प्रकार 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज, और इसी प्रकार 4 साल का स्टेज यानी कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा जो कि 4 साल का होगा। पहले क्या होता था? पहले 11th से विषय चुनने की आज़ादी होती थी, लेकिन अब यह आज़ादी आपको 9th क्लास से ही मिल जाएगी। कक्षा 6 से ही अब प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स कराए जाएंगे तथा स्थानीय इंटर्नशिप तथा व्यावसायिक ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले कक्षा 6 से 8 तक, 9 तक, इन सब चीज़ों को केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कक्षा 6 से ही 10 दिन की बैकलॉग्स ट्रेनिंग हुआ करेगी, या जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कह सकते हैं या जिसे हम स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये ट्रेनिंग कक्षा 6 से ही कराई जाया करेगी, क्लास 6 से ही। तो क्लास 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स कराए जाएंगे और लोकल इंटर्नशिप भी कराया जाया करेंगी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से हुआ करेंगी और पेपर साल में 2 बार हुआ करेंगे। जिस प्रकार सेमेस्टर वाइज सेशन में एग्जाम्स होते हैं उसी प्रकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर हुआ करेंगे। कुल मिला के जो बोर्ड की परीक्षाएं होती थी उनका बर्डन कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और 3 भाषा वाले फॉर्मूले में 2 भारतीय भाषाएं भी होने का प्रावधान इसमें किया गया है। यदि कोई बच्चा 3 भाषाएं सेलेक्ट करता है तो उसमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी तथा तीसरी कोई विदेशी भाषा भी बच्चा पढ़ सकता है 9वीं क्लास से। जैसा कि 5वां पॉइंट है, विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से विदेशी भाषाओं को चुनने का विकल्प दिया जाएगा कि वो कोई भी एक भाषा विदेशी चुन सकता है और उसको पढ़ सकता है तथा संस्कृत भाषा को प्री स्कूलिंग से लेकर उच्च शिक्षा तक एक विकल्प के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्री स्कूलिंग से लेके और हायर एजुकेशन तक में संस्कृत आपके एक लैंग्वेज ऑप्शंस के रूप में विद्यमान रहेगी, आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और 5वें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। कुल मिला के शुरुआती यानी अगर हम प्री स्कूलिंग के बाद का पहला और दूसरी क्लास की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स की समझ और भाषा पर विचार किया गया है और चौथे और 5वें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात इसमें की गई है। अब हम एक और पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल या स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा शिक्षण के माध्यम में। इससे रट्टा विद्या को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट माना जा रहा है इसका, क्योंकि अभी के समय में जो बच्चों की प्रवृत्ति है वो चीज़ों को याद लर्न कर लेने की है। इस समय इसको समझने की करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इस व्यवस्था को अभी की व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी माना जाता रहा है।
अब किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो अब ऐसा नहीं करना पड़ा करेगा। नई नीति में पहले वर्ष पर कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, जैसा मैंने बताया, दूसरे वर्ष पर अगर अपनी क्लासेस छोड़ देते हैं अपना, तो उस पर आपको डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पर छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। और अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आपको रिसर्च डिग्री भी प्रदान कर दी जाती है। जैसे मैं बीएड की बात करूं तो जो विद्यार्थी 12th से बीएड करने के इच्छुक होते हैं तो उनको 4 साल की बीएड करने का मौका मिलेगा, यानी वो 12th के बाद डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, यानी 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जिससे बीएड उनकी हो पाएगी। लेकिन फिलहाल में जो बीएड 2 ईयर्स की चल रही है वो 2030 तक, यानी 2030 तक बीएड 2 वर्ष की ही चलती रहेगी। और इसी प्रकार ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड 2 साल की और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड 1 साल की रखी जाएगी, जिससे कि ये कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा इस चीज़ से, क्योंकि अब हमें 3 ही स्ट्रीम नहीं चुनने हैं। आप कोई भी स्ट्रीम चुन के कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लीजिए आप साइंस लेना चाहते हैं, साइंस के साथ आप ह्यूमैनिटीज़ के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप आर्ट्स लेना चाहते हैं और साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। और सभी प्रकार के जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनमें प्रवेश के लिए एक नेशनल लेवल पर एक ही टेस्ट हुआ करेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करेगा, और उसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कराया करेगी। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए एक आयोग जो मैंने बताया था वो यूजीसी की जगह ले लेगा। यूजीसी एआईसीटी की जगह एक हायर एजुकेशन आयोग स्थापित कर दिया जाएगा। और इस नीति में एक खास तौर पर ये चीज़ और इंगित की गई है कि टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाले जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भी भारत में अपनी ब्रांच खोलने की अनुमति दी गई है। यानी जो बहुत ही अच्छे विश्वविद्यालय हैं जो भारत में ब्रांच खोलने की इच्छा रखते हैं उनको भी परमिशन दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो थी इसकी विशेषताएं। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोधाभासी पॉइंट और तथ्य और इनकी चुनौतियों के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत में हर साल शिक्षा पर बहुत सा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन आप अगर इसे गौर से देखें तो या पिछले 5 साल का भी डेटा आप अगर देखेंगे तो भारत पर शिक्षा पर जो बजट जारी किया जाता है वो भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पाता है। तो जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट, 2017-18 में भारत ने शिक्षा पर जीडीपी का केवल 2.7% हिस्सा खर्च किया था, जिसमें से 0.7% हिस्सा इनोवेशन और रिसर्च पर खर्च किया गया था, जो अब नई शिक्षा नीति में जीडीपी के 6% हिस्से को खर्च करना चुनौतीपूर्ण बनाता है, क्योंकि हम पहले ही अपना 4.43% का गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं और इसमें जीडीपी का 6% हिस्सा रखा गया है, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। दूसरा, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। जैसा कि मैंने बताया था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कि 100 में से अगर 40 बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले पा रहे हैं तो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 40 है। इसी को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो भी अभी तय नहीं है और यह भी चुनौतीपूर्ण भरा है। तीसरा, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के केंद्रीकरण का डर सता रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस नीति में ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का हिस्सा है और इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही अपने अपने भाग निभाते हैं, तो इससे केंद्रीकरण का डर इस शिक्षा व्यवस्था को सता रहा है। चौथा, कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने में बहुत से स्टेट को दिक्कत आ रही है या अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में अगर हम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में अगर देना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि दिल्ली एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से बहुत से लोग बाहर से आके रहते हैं, उनके बच्चे एजुकेशन लेते हैं, तो इस चीज़ में ये भी दिक्कत है कि वो अपनी मातृभाषा को कैसे ले पाएंगे, और अगर वो अपनी मातृभाषा चूज करते हैं तो फिर स्कूलों में अलग अलग प्रकार के बच्चे, अलग अलग मातृभाषा चुनने वाले बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें एक अच्छी व्यवस्था ये भी दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि मान लीजिए आप कोई 3 लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए मुंबई में कोई बच्चा पढ़ता है तो वो मराठी और इंग्लिश चूज करता है, तो उसे एक भारतीय भाषा और भी लेने की आज़ादी दी जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ नया पता चला होगा और सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी।
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कृष्णा स्टडी पॉइंट पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।